नमस्ते, राधे राधे, शुभ संध्या। सभी मित्रों को AVH कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और समस्त संस्कृत अनुरागियों का जिस प्रकार से कमेंट के माध्यम से हमें प्रतिक्रिया मिल रही है, उस हिसाब से सकारात्मक परिणाम आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसी प्रक्रिया में हम पिछले लेक्चर्स में आपको पता होगा कि हमने उच्चारण स्थान से संबंधित चर्चा कर रहे थे, जिसमें मैंने कुछ उच्चारण स्थान की चर्चा कर दी थी और कुछ रह गए थे जो मैं आज चर्चा करने वाला हूं। क्योंकि उच्चारण स्थान ऐसा एक टॉपिक है कि संस्कृत, हिंदी, GS हर सब्जेक्ट में ये पूछा जाता है। जरूरी नहीं है कि केवल यूपी टेट, सुपर टेट में ही पूछा जाए। इसके अलावा आप यूपी पुलिस, लेखपाल, किसी भी अन्य लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं उच्चारण स्थान से। तो उच्चारण स्थान से हमेशा प्रश्न बनते आए हैं, जिसमें मैंने कुछ चर्चा कर दी है। और जिन लोगों ने शुरुआत से उच्चारण स्थान नहीं देखे हैं तो हमारा पिछला लेक्चर देखते हैं, चैनल पे हमारे जाएं और उसमें देखेंगे, वीडियोस ऑप्शन में जाके सभी आपको लेक्चर पिछले मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं अपने उच्चारण स्थानों की। तो उच्चारण स्थानों में कल हमने 5 उच्चारण स्थान वो कर लिए थे, यानी कंठ, तालव्य, दंत, मूर्धा, ओष्ठ, और इसके अलावा एक वकारस्थ दंतोष्ठ का भी हमने उच्चारण कर लिया था। अब इसके बाद जो भी हमारे शेष बचते हैं उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन हम पाणिनीय शिक्षा में तो केवल ये 8 ही प्रकार के दिए गए हैं उच्चारण स्थान। जब भी प्रश्न बनेगा कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं, जब पूछे पाणिनीय अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, प्रश्न ऐसे ही बनेगा। पूछेगा कि पाणिनीय अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, तो आपको बतानी 8। ठीक है, क्योंकि ये अष्टाध्यायी में ये वर्णित नहीं है, लेकिन अन्य पाणिनीय शिक्षा की जितनी अन्य ग्रंथ हैं उनमें ये चीजों का वर्णन, यानी उच्चारण स्थानों प्रयत्नों का वर्णन मिलता है। तो अब हम चर्चा करें। सबसे पहले हमारा जो चीज हो चुके थे उनको हम रिवीजन करते रहेंगे, अपने वीडियो को देख ले। अब आगे हम चर्चा करते हैं। यानी एक था हमारा यमगणनाम नासिका च, यानी वर्णानाम पंचमाक्षर थे, यानी य, म, ङ, ण, न, यम, ङ, न, यानी इनके उच्चारण स्थान कहां से होते हैं? यमगणना नाम नासिका च, ये पूरा एक सूत्र रहता है। ठीक है, कैसा रहता है? यमगणना नाम, यमगणन नाम, यमगणना नाम नासिका च, क्या? नासिका च, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो पंचमाक्षर हैं, नासिक के वर्ड जो हैं, ये नासिका से तो बोले जाते हैं, लेकिन और चा लगा है, इसका अर्थ है कि ये नासिका से बोले जाते हैं, और इसका मतलब ये हुआ किसी और से भी बोले जाते हैं। तो हाँ, ये हमें पता होगा कि ये किस और से बोले जाते हैं, ये नासिका से बोले जाते हैं। इसके अलावा ये आपको पता होगा कि प्रत्येक वर्ग में ये अक्षर मिले थे, यानी ये चा वर्ग में मिला था। चा वर्ग में का पंचम अक्षर है, तो चा छा जा जा यहाँ, और चा का उच्चारण स्थान क्या था? तालव्य था, इच्वेशानाम तालव्य। तो जब ये प्रश्न ऐसे बने, केवल स्पेशली यही पूछे कि यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है, तो वहां पर यदि नासिका ना दिया हो, क्या नासिका ना दिया गया हो, और वहां पर आपको तालव्य दे दे, तो तालव्य भी सही होगा। लेकिन यदि केवल इसी का जब स्पेशली पूछे, इसका इनमें से किसी का भी, यानी माँ का पूछ ले, माँ का जब पूछ लेगा तो ये कौन से वर्ड में आता है? पा फा बा भा माँ, यानी ओष्ठ वर्ड में आता है। यदि माँ प्रश्न दे दे कि माँ का उच्चारण स्थान क्या है, और वहां पर आपको दे दे पहले ऑप्शन में नासिका और ओष्ठ भी दे दे और भी ऑप्शन बना दे, तो फिर वहां पर आपको क्या देखना है कि इसकी प्राथमिकता कहां पर है। यानी ओष्ठ में तो है ही है, लेकिन स्पेशली इसी के लिए जो पोस्ट बनी है वो कौन सी है? नासिका। केवल जब अकेले इसकी बात की जाए और दोनों ऑप्शन दे दिए जाएं तो हम नासिका को प्राथमिकता देंगे, ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा यदि हम वर्गों के साथ में नासिका और वो भी दे दिया जाए, ओष्ठ उच्चारण स्थान क्या? ओष्ठ दे दिया जाए, नासिका ना हो तो हमारा ओष्ठ होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है नासिका च, यानी यमगण नाम नासिका च, यानी वर्गा नाम पंचम अक्षर, यानी वर्गों के जो पंचम अक्षर होते हैं इनको हम नासिका से तो उच्चारित करते ही करते हैं, लेकिन किससे और करते हैं? उनके खुद के जहां उनका वर्ग है उसी वर्ग से करते हैं उनके। ठीक है, चलिए एक आपका यहां से क्लियर होता है, यमगण नाम नासिका च।
ठीक है, यानी वर्गों के जो पंचम अक्षर होते हैं, नासिक के वर्ड होते हैं, वो कहाँ से बोले जाते हैं? नासिका से, यानी नासिका से बोले जाते हैं। अब इसके बाद यदि हम देख लें इसके बाद जब हम देखते हैं तो अब क्या रह गया? जैसे वकार से दंतोष्ठी की हम चर्चा कर चुके हैं, तो अब क्या है? ए दही तोह कंठ तालु। एक सूत्र और रहता है, कौन सा रहता है? ए दही तोह कंठ तालु सूत्र रहता है हमारा। तो ए दही तोह, ए दही तोह का क्या मतलब है? ए दही तोह कंठ तालु। इसका मतलब ये है कि ए का और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु होगा। क्या होगा? कंठ तालु। कैसे होगा? देखो, क्योंकि जब आपने गुण संधि की होगी तो वहां पे आपको पता होगा कि ए कैसे, किनके संयोग से बनती है। ए जब बनाते हैं तो ए हमारी आ और ई के संयोग से बनती है। किससे? आपको पता होगा कि आ धन ई बराबर ए होता है। तो आ का उच्चारण स्थान क्या था? कंठ था। क्या था? कंठ। और ई का क्या था? तालु। ठीक है, आ का कंठ, ई का तालु। लेकिन जब इन दोनों का एक संयोग मिल जाए, इन दोनों का एक संयुक्त रूप मिल जाए ए, तो ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? इन दोनों का मिश्रित हो जाएगा। क्या? कंठ तालु। ये प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं, इसलिए मैं इनकी चर्चा विशेष रूप से कर रहा हूं। यानी ए दई तोह कंठ तालु, आपको ऐसे याद रखना, ए दई तोह कंठ तालु, यानी ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। इसके बाद में अभी और बचे हैं, यानी ओ दऊ तोह, ओ दऊ तोह कंठोष्ठ। क्या? कंठोष्ठ। ठीक है, यानी ओ दऊ तोह का मतलब क्या है? इसे मैं नोट करते चले, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? यानी आपका जो ओ है, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? देखिए, ओ दऊ तोह कंठोष्ठ, क्या होगा इनका उच्चारण स्थान? कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक है, कैसे होगा? देखो, जब हम ओ को जब बनाते हैं, यानी गुण संधि में करते हैं, आ धन उ बराबर ओ, जब आ और उ मिलकर के ओ बनते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि आ प्लस उ, आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, और उ का ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। तो यानी जब आ और उ का संयोग बन रहा है क्या? ओ, तो इसका पूरा एक शब्द क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ। ठीक है, यहां से अब भूलने की कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोग बस ध्यान रखना, ए दई तो कंठ तालु, यानी ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु, ओ दऊ तो कंठोष्ठ, यानी ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ। सूत्र याद ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये इसकी संधि तो याद कर, विच्छेद तो कर ही लेते हैं ना। यानी जब ए का विच्छेद करेंगे तो आ धन ई, यानी आ का कंठ, ई का तालु, ये आप पहले से पढ़ चुके हैं। जब आपको इतना पता होगा तो आप वैसे ही कर लेंगे। क्या होगा? कंठ तालु, ओ का आ और उ इसका विच्छेद कर देंगे, क्या होगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा और कौन कौन से बचते हैं? अब हमारा जिह्वामूल एक वर्ड रहता है, नोट करते चलिए। आपने पहले भी मैं चर्चा इनके बारे में कई बार इसका नाम ले चुका हूं, जिह्वामूल हुआ, उपध्मानी वर्ड हुआ। तो उपध्मानी का तो उच्चारण स्थान हमारा क्या था? ओष्ठ था। उपध्मानी का उच्चारण स्थान ओष्ठ। लेकिन जिह्वामूल एक वर्ड और रहता है, जिह्वामूल, जिह्वामूली, जिह्वामूलम, यानी जिह्वामूली, जिह्वामूल। ठीक है, यानी जो जिह्वामूल वर्ड, जिह्वामूली जो वर्ड होता है उसके कौन सा होता है उच्चारण स्थान? जिह्वामूल। यानी जिह्वामूल किसे कहेंगे? जैसे हमने कहा था, का और खा के आगे अर्ध विसर्ग जैसा लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? जिह्वामूल। यानी जो अर्ध विसर्ग जैसा चिन्ह है, ये यदि का और खा के आगे लगा देते हैं तो ये जिह्वामूल हो जाता है। क्या हो जाता है? जिह्वामूल। यानी अर्थात इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? जिह्वामूल। जिह्वामूल का मतलब समझ रहे हो? जिह्वा का मूल, मूल स्थान यानी जड़, जहां जिह्वा का मूल होता है वहां से ये उच्चारित होते हैं। जैसे ये अर्ध विसर्ग है, पूरा तो रुकना नहीं, ठहरना नहीं, एकदम हमें झटके चलना है। जैसे बोले हक, हक, ठीक है ना, ऐसे जल्दी में हमें पढ़ना रहता है ये। तो जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम,
यानी जिह्वा मूल का और खा के आगे जो अर्ध विसर्ग जैसे लग जाएं तो उनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल माना जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं एक और, नासिका अनुस्वार से नासिका। ठीक है, यानी जो नासिक वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है बताइए। यानी नासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका अनुस्वार हो गया, जैसे अंकी बिंदी हो गई। ठीक है, जैसे नासिका, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य नासिका। यानी जो नासिक के वर्ण होते हैं, यानी अनुस्वार जो होते हैं, ऐसे समझ लीजिए अनुस्वार होते हैं उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, नासिका से होता है। ठीक है, ये नासिक के वर्ण कहे जाते हैं। जैसे हमने देखा, जैसे राम, रामम हम कर दे, द्वितीय व्यक्ति बनता रामम। ठीक है, बालकम, ये क्या है, अनुस्वार है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। ये कहां से करे जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। ठीक है, नासिका अनुस्वार से नासिका, जिह्वा मूलियस जिह्वा मूलम। ठीक है, जिह्वा मूली जो वर्ड होते हैं उनका उच्चारण स्थान कहां से करते हैं, जिह्वा मूल से करते हैं। ठीक है, अब यहीं पर देखा जाए बाकी उच्चारण स्थान आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। कल जो हम चर्चा कर चुके थे वकारस्य की, वो भी देख लीजिए। यानी हमने क्या कहा था, वकारस्य, यानी वकारस्य दंतोष्ठ। ये प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। यानी वकार केवल ये वावक, वावट वाला जो है, इसका उच्चारण स्थान स्पेशली रहता है क्या, दंतोष्ठ। ध्यान रखना, इसे आप स्टार बना करके भी लिख सकते हैं कि वकारस्य दंतोष्ठ। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, इसलिए आप इसे एक बार देख करके चले। अब इसे हम अपनी लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे वो भी आप नोट कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और नोट करते चले साथ ही साथ। ठीक है, यानी पाणिनि अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, बस यही चीज आपको शब्दों में लिखनी। पाणिनीय अनुसार, प्रश्न ऐसा ही बनेगा कि पाणिनीय अनुसार उच्चारण स्थान होते हैं। तो बताइए कितने होते हैं। अभी पढ़ा तो मैंने लगभग 11-13 के करीब दिए हैं, लेकिन पाणिनि अनुसार जब पूछ ले कि पाणिनि अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, 8 होती है। ठीक है, अब 8 होती कितनी है, एक सूत्र के माध्यम से पाणिनि जी ने एक सूत्र बना दिया था, कह दिया कि अष्टौ स्थानान वर्णानाम, अष्टौ स्थानान वर्णानाम उरह कंठ श्रेष्ठ था, अष्टौ स्थानान वर्णानाम उरह कंठ श्रेष्ठ था, जिह्वा मूलम च दंतस्य, जिह्वा मूलम च दंतस्य नासिकोष्ठौ च तालु च। ठीक है, अब इसे आप सूत्र मत पढ़िए, मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से होते हैं। यानी एक तो होता है आपका उरह, उरह यानी हृदय, उरह कंठ तालु, उरह कंठ तालु, जिह्वा मूल, जिह्वा मूल, मूर्धन्य, मूर्धा, उरह कंठ श्रेष्ठता नास, तालु, जिह्वा मूल, मूर्धा, और कौन सा बचा आपका, दंत्य। ठीक है, कितने हो गए गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6। अभी आपको कौन सा बचा, ओष्ठ। ठीक है, अब कौन सा बचा, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, 1 2 3 4 5, जिह्वा मूल उरह और नासिका, क्या, नासिका। ठीक है, यानी उच्चारण स्थान हमने पाणिनि के अनुसार केवल इतने बताए गए हैं, 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं, जैसे उरह कंठ श्रेष्ठता, जिह्वा मूलम च दंतस्य नासिकोष्ठौ च तालु च। ठीक है, ये आप नोट करते रहिए। यानी केवल उच्चारण स्थानों की संख्या हमारी पाणिनि शिक्षा में, केवल पाणिनि शिक्षा में क्या अष्टाध्यायी में उच्चारण स्थान और प्रयत्नों की संख्या नहीं बताई गई है, केवल किसमें बताई है, यानी पाणिनि शिक्षा के अन्य ग्रंथ जो हैं उनमें इसकी चर्चा की गई है।
ठीक है। तो आपके उच्चारण स्थान संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बनने वाले थे तो मैंने कम से कम 3 लेक्चर में छोटे छोटे शॉर्ट करके आपको दे दिए हैं, जिससे आप थोड़े थोड़े जल्दी जल्दी भी देख लेंगे, फिर भी आपका उच्चारण स्थान कभी गलत नहीं होगा। मैं आपको ये भरोसा देता हूँ कि यहाँ से आपका 100% उच्चारण स्थान सही होगा, कभी भी गलत होने के चांस नहीं रहते। ठीक है। अब अगला टॉपिक जो है हमारा प्रयत्नों का है, यानी संस्कृत में प्रयत्न कितने होते हैं, यत्न कितने प्रकार के होते हैं, यत्न कहते किसे हैं, इसकी चर्चा करेंगे हम। और वो टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम जो है अगले लेक्चर में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। आज हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।